Evening everybody, myself Mukul Roy. Today I am going to teach you economics. इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि भी इकोनॉमिक्स को पढ़ना क्यों है। किसी भी पेपर के अंदर, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एचएससीसी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, 5 से 6 क्वेश्चन हम आपको इकोनॉमिक्स के मिल जाते हैं किसी भी पेपर के अंदर, और वो फैक्चुअल नहीं होते। उसको कंसेप्चुअल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लेते हैं। कई बार पेपर को हार्ड करना हो तो वो क्वेश्चन डीप में पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि भी इकोनॉमिक्स को पढ़ना किस तरीके से है। इकोनॉमिक्स को आप किसी भी चैप्टर वाइज ना ही करें तो बेटर है। उसके अंदर सब कुछ इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो इंटर रिलेशन को बनाना मेन पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, मैं आपको आज विजुअली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो बोर्ड है उसके लिए आपको बोर्ड की नीड नहीं पड़ेगी। आप वीडियो देखें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, कि भी इकोनॉमिक्स होता क्या है। और हम स्टडी करेंगे कि भी मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हाउस होल्ड आता है। हाउस होल्ड बेसिकली मतलब हम कंज्यूमर्स आते हैं, तो वो हमारे पेपर का पार्ट नहीं होता इतना ज़्यादा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट हो जाता है, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन, बैंकिंग रेगुलेशंस, आरबीआई, एससेबी, स्टॉक मार्केट और अदर टॉपिक्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो आज का हॉट टॉपिक चल रहा है जैसे इन्फ्लेशन है, तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर पूछ लेते हैं टॉपिक काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी बजट भी आया है और अभी इनका रिफॉर्म आया है। कमीशन आई है नवी एक, आरबीआई ने अभी रेपो रेट वगैरह चेंज करा है, तो वहाँ से करंट के साथ रिलेट करके क्वेश्चन बन जाते हैं कि भी रेपो रेट क्या है, हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगा, और उनके ऊपर चीज़ें इफ़ेक्ट कौन सी कर रही हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है कि भी हमारे जैसे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। पेट्रोलियम लिमिटेड है, ठीक है। स्कार्स है, उसको निकालने में पैसा लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ की स्टडी, उस चीज़ की मैनेजमेंट, ठीक है, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की स्टडी जो उनके फादर है, फाउंडिंग फादर हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ। तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है, कि भी फाउंडिंग फादर मतलब इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स का फादर हम एडम स्मिथ को बोलेंगे, ठीक है। और अभी एक नोबेल पुरस्कार जो अमर्त्य सेन को मिला है, तो वो बेसिकली एक बार एसएससी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि भी अमर्त्य सेन ने क्या किया था। तो अमर्त्य सेन बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया था। मतलब उन्होंने ये दिखाया था कि भी हम कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे को बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो मिल जुला के बात ये है कि भी इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स को बहुत पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हाउस होल्ड आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है, वो, और हमारी बैंकिंग रेगुलेशंस वगैरह, सेबी वगैरह, स्टॉक मार्केट, वो आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर, जो आज का बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में चल रहा है कि भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी जेब खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेविंग्स नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन को अगर साफ शब्दों में बोलें तो महंगाई, किसी भी चीज़ का महंगा होना, ठीक है। अब उसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, कि भी महंगाई क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, उसको हम कर्ब कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, और हम वे फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। सो मोटे मोटे तरीके से इन्फ्लेशन, जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो नवरात्रों के टाइम पे प्याज की डिमांड बहुत कम हो जाती है, और क्या होता है उनके रेट भी कम हो जाते हैं, ठीक है। जब किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो उसका रेट भी नहीं है। और ऐसे ही क्या होगा, जैसे सर्दियों के टाइम में जब प्रोडक्शन, प्याज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसका रेट भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो रीज़न क्या है, मतलब इस चीज़ से क्या पता लग रहा है कि भी जिस चीज़ की डिमांड कम है उसका रेट भी कम है, और जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसका रेट भी ज़्यादा है। मतलब ये डिफरेंस क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई का जो हमारा डिफरेंस है, वो बेसिकली इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक ले सकते हैं कि भी पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम का रेट डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है। पर उसका रीज़न कुछ और है। उसका रीज़न हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से हम जोड़ सकते हैं कि भी एक तो तेल की प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, ठीक है। यूएस वॉर चल रही है यूक्रेन में, तो तेल आ नहीं रहा, ठीक है। और जर्मन में
इस टाइम तेल की बहुत डिमांड हो रही है, गैस की बहुत डिमांड हो रही है, ठीक है। सऊदी अरेबिया वाले तेल के रेट नहीं कम कर रहे, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी बंद कर दी है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इन्फ्लेशन का, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा। तो बेसिकली कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इन्फ्लेशन होता क्या है और उसके रीजंस क्या होते हैं। इन्फ्लेशन क्या है कि भी महंगाई, किसी भी चीज़ की डिमांड एकदम से बढ़ गई, या इनिशियली बढ़ रही थी पर हम उसकी सप्लाई को कवर नहीं कर पाए, या अगर हम सप्लाई ले भी रहे हैं तो हम बाहर फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं, हमारा फॉरेक्स रिज़र्व कम हो रहा है। फॉरेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली एक एग्जांपल लें कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका डेब्ट क्राइसिस में चला गया था। सबको पता है कि चाइना की पॉलिसी थी, वो रीज़न नहीं है उसका, उसके और भी रीजंस हैं, ठीक है। और वहाँ पे टूरिज़्म नहीं रहा, उनके पास फॉरेक्स नहीं था, वो कुछ अंदर बनाते नहीं थे अपना, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे ना तो चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया। पैसे की मुद्रा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, करेंसी वैल्यू, वो बहुत कम हो गई थी, ठीक है। इन्फ्लेशन एकदम से शुक कर गया था। तो अब रीजंस क्या आते हैं वहाँ पे, एक तो प्रोडक्शन नहीं था, ठीक है। वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनके पास फॉरेक्स नहीं था, ठीक है। ये बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा था। अब हम इंडिया के लेवल पे बात करें कि भी इंडिया के अंदर रेट क्यों बढ़ रहे हैं चीज़ों के। पहली बात तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इंडस्ट्रीज़ नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन कम है पर डिमांड है। हम लोग खाना नहीं बंद कर सकते भाई, ठीक है। हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे पर हमारा खाना तो नहीं बंद हो रहा ना। तो उस चीज़ का जो डिफरेंस होता है वो इन्फ्लेशन बढ़ाता है। अब क्या हो रहा है कि भी हमने मोदी गवर्नमेंट में देखा है कि भी सैलरीज बढ़ गई हैं एकदम से, ठीक है। आपने सैलरी तो बढ़ा दी, टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ रहा है, अच्छी बात है। पर उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या बन रहा है कि भी हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है। उसका रीज़न क्या था कि भी हमारे पास सप्लाई नहीं थी चीज़ों की। अगर चीज़ों की सप्लाई कम है और एकदम से डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, ठीक है, तो उस चीज़ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। अब बात करेंगे कि भी इन्फ्लेशन को कर्ब कैसे करते हैं। इन्फ्लेशन को कर्ब करा जाता है बैंक की तरफ से। बैंकिंग में बेसिकली आरबीआई जो है इसका एजेंट होता है, जो सीआरआर एसएलआर, वो बैंकिंग रेगुलेशन का चैप्टर है अलग, उसको उसमें डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। बैंक बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कर देता है मार्केट के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देना कम कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है, जिस वजह से पैसे की डिमांड कम हो जाती है। मतलब लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, टैक्सेशन में जा रहा है, ठीक है। आरबीआई लोन नहीं दे रही, लोन महंगे हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, डिमांड कम हो रही है, तो सप्लाई इनिशियली रिकवर होती है और जो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो इकोनॉमिक्स की हमने डेफिनेशन देखी कि भी इकोनॉमिक्स होता क्या है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी करना और उनको मैनेज करना, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि भी रेट एकदम से शुक कर जाना और सप्लाई का ना बढ़ना, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन को दिखाएगा। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब कई प्रकार के टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में है जो पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है। समझो कि भी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन है, बढ़िया है। लेबर का जो है विद्रोह हो गया, लेबर ने विद्रोह कर दिया कि हमारी पे बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ। तो उस वजह से क्या होगा, मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी इंटरवेंट करती है, ठीक है, कंपनी को मारना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, उनके लेबर के वेजेस बढ़ा देगी। पहले 400 रुपये थे, अब 600 हो गया, ठीक है। हर एक बंदे का वेज रेट बढ़ गया 200 रुपये से। क्या हुआ, उस वजह से क्या हुआ कि भी जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। जो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होगा वो इनिशियली इफ़ेक्ट कहाँ करेगा, वो इनिशियली कंज्यूमर्स पे इफ़ेक्ट करेगा। हर कंज्यूमर को ज़्यादा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि भी एक टाइप का इन्फ्लेशन, इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोल देते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट बढ़ गया चीज़ों का, ठीक है ना। एक होता है कि डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि भी चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ गई, जैसे प्याज, नवरात्रों में प्याज की डिमांड कम हो जाती है, ऐसे ही सर्दियों के अंदर सारी चीज़ में प्याज डलता है पर प्रोडक्शन नहीं है, तो प्याज की डिमांड एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से प्याज की डिमांड जब बढ़ी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया ना, ठीक है। ऐसे हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। आज बेसिक बता रहा हूँ कि भी हाँ बेसिक हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कैसे करेंगे। इकोनॉमिक्स का हम बेसिक इन्फ्लेशन से स्टार्ट करेंगे कि भी ये, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है इन्फ्लेशन, हमारे को हर बारी न्यूज़ में मिल जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भी इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन की स्टार्टिंग हम देखेंगे कि भी रीजंस, इन्फ्लेशन होता क्या है, उसके रीजंस, ठीक है, किस टाइप की इन्फ्लेशन होती हैं और उनको कर्ब कैसे किया जाता है, उनको उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिए जाते हैं। तो सीआरआर एसएलआर, ये बैंकिंग के से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। बैंकिंग का अलग चैप्टर होता है, ठीक है। बैंकिंग एक कैसे, मतलब क्या बैंकिंग के अंदर चल रहा है, ठीक है। बैंक जैसे अब CRR बढ़ा दिया, ठीक है, एकदम से 6% के आसपास CRR कर दिया 4.5 से। तो वो क्यों करा है? वो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए करा है। और इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ रही है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि भी चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ गई। जैसे प्याज, नवरात्रों में प्याज की डिमांड कम हो जाती है, ऐसे ही सर्दियों के अंदर सारी चीज़ में प्याज डलता है पर प्रोडक्शन नहीं है, तो प्याज की डिमांड एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से प्याज की डिमांड जब बढ़ी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया ना, ठीक है। ऐसे हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। आज बेसिक बता रहा हूँ कि भी हाँ हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कैसे करेंगे। इकोनॉमिक्स का हम बेसिक इन्फ्लेशन से स्टार्ट करेंगे कि भी ये, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है इन्फ्लेशन, हमारे को हर बारी न्यूज़ में मिल जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भी इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन की स्टार्टिंग हम देखेंगे कि भी रीजंस, इन्फ्लेशन होता क्या है, उसके रीजंस, ठीक है, किस टाइप की इन्फ्लेशन होती हैं और उनको कर्ब कैसे किया जाता है, उनको उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिए जाते हैं। तो CRR SLR ये बैंकिंग के से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैंकिंग का अलग चैप्टर होता है, ठीक है। बैंकिंग एक कैसे, मतलब क्या बैंकिंग के अंदर चल रहा है, ठीक है। बैंक जैसे अब CRR बढ़ा दिया, ठीक है, एकदम से 6% के आसपास CRR कर दिया 4.5 से। तो वो क्यों करा है? वो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए करा है। और इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ रही है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, ठीक है। अब एक बात है कि छोटा सा एग्जांपल है कि USA ने अपने जो बैंकिंग रेट है कि भी हमारी सेविंग्स रेट है उनको बढ़ा दिया। तो उस वजह से क्या हुआ कि भी जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना करेंसी लेके बैंक्स में चले गए USA के। तो इंडिया से भी FDI जो था, जो FDI क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वो आता है, वो भी चला गया। तो जिस वजह से क्या हुआ, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गया। एक गवर्नमेंट को प्रेशर हुआ कि भी हाँ एकदम से फॉरेक्स गिर गया है और हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है इंटरनेशनली, ठीक है। अब देखें कि भी डॉलर का रेट जो है वो 80 रुपये के आसपास हो गया, 70 रुपये के आसपास से 80 रुपये बन गया है। तो उसका रीज़न बहुत बड़ा ये था कि USA ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज करी हैं, ठीक है। अब USA अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि भी जो करेंसी है, जो उनकी बेसिकली डॉलर है, उसकी डिमांड जो है वो है पर सप्लाई नहीं है। सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं। इंपोर्ट महंगा होना भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारे इन्फ्लेशन का। अब इंपोर्ट क्या है बताओ कि इम्पोर्ट का डायरेक्टली रीज़न क्या है कि भी हम ऑयल बेसिकली इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वो परचेज़ किस में करते हैं, डॉलर्स में। डॉलर का रेट बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। जब इंपोर्ट महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो चीज़ें खरीदना महंगा ऑब्वियसली हो जाए। उसका रीज़न ये कि भी आने जाने में जो है पेट्रोल ही यूज़ हो रहा है, डीजल यूज़ हो रहा है। अगर डीजल के रेट बढ़ेंगे तो इनिशियली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जिस वजह से कंज्यूमर को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। एग्रीकल्चर दूसरा, एग्रीकल्चर में भी पेट्रोल वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनका भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी पेट्रोल वगैरह से काम करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से। तो वो बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने का। प्राइमरी लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन, और दूसरा रीज़न क्या है, अनस्टेबिलिटी ऑफ मार्केट। अनस्टेबिलिटी ऑफ मार्केट किस वे में कह सकते हैं कि भी यूक्रेन और रशिया का वॉर, उस वजह से अनस्टेबल चल रहा है मार्केट, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अब हम रीजंस अगर देखें कि भी रीजंस क्या क्या हैं, कि भी बेसिकली रीज़न क्या होते हैं कि भी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के रीजंस हो सकते हैं, एक तो इंटरनेशनली जो चीज़ों की डिमांड है, ठीक है, वो बढ़ गई है। मतलब डॉलर वगैरह की जो डिमांड है, ठीक है, वो बढ़ गई है एकदम से। सप्लाई कम हो गई है पर डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, इंटरनेशनली एक रीज़न है, ठीक है। कि भी हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, हमारे को इंपोर्ट महंगा हो रहा है, क्योंकि ऑयल का इंपोर्ट ही हमारा बेसिक जो इकॉनमी को चलाता है वो ऑयल ही चलाता है। तो ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। दूसरा है रीज़न है कि भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने, RBI ने अपनी पॉलिसीज़ लिबरल कर रखी थी, जिस वजह से लोगों को पैसा मिला। तो जब लोगों को पैसा मिला तो उन्होंने चीज़ों की डिमांड करी। अब इनिशियली ट्रिगर इफेक्ट होता है कि भी ऊपर से पैसा देना शुरू करो तो सबको नीचे तक पैसा मिलता है, ठीक है। सैलरीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, ठीक है, एकदम से शुक करी है सैलरी BJP की गवर्नमेंट में। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि भी हमारे पास पैसा ज़्यादा है, जब मेरे पास पैसा है तो मैं डिमांड भी चीज़ की करूँगा, ठीक है, लग्जरी चीज़ की डिमांड करूँगा, ज़्यादा तेल की डिमांड करूँगा, ज़्यादा घूमूँगा। तो ये रीज़न होता है कि भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ रही है एकदम से। तीसरा रीज़न क्या होगा कि भी लेबर।
लेबर ने स्ट्राइक कर रखी है, लेबर कह रही है कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, ठीक है। तो लेबर की जो वेज बढ़ा है उस वजह से भी डिमांड बढ़ती है, उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मैं एक बार नोट दे दूंगा कि भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है। हमने कुछ याद नहीं करना, हमने चीज़ों को इंटर रिलेट करना है और सीखना है कि भी हाँ हमारी बेसिक लाइफ में चल क्या रहा है, कि इन्फ्लेशन का बेसिकली रीज़न क्या है हमारी ज़िंदगी में। कि हम डेली लाइफ में हम देख रहे हैं कि पहले हम 10 रुपये में ज़्यादा चीज़ खरीद लेते हैं, अब 10 रुपये में चीज़ कम खरीद रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है, ठीक है। तेल का रेट बहुत ज़्यादा हो रखा है, डिमांड में है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है इन आरबीआई की पॉलिसीज़ की वजह से। सो इन एक कंक्लूड में कहा जाए कि भी इन्फ्लेशन का हमारी डेली लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट है वो, और उसके रीजंस क्या हैं, कब करना इन्फ्लेशन को कम करना, वो एक सेपरेट चैप्टर है बैंकिंग रेगुलेशंस के ऊपर, ठीक है। और वो बैंकिंग रेगुलेशन का चैप्टर एक काफ़ी लेंदी चैप्टर है और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं, अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इन्फ्लेशन, बेसिकली हमने देखा कि भी इन्फ्लेशन महंगाई, महंगाई कितने तरह की होती है। आज सिर्फ दो ही टॉपिक है कि भी इन्फ्लेशन हमारा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक की भी इकोनॉमिक्स क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन क्यों होता है। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, एकदम से सप्लाई नहीं बढ़ सकती किसी भी चीज़ की। अब आप बोलो कि भी पाम ऑयल एकदम से डिमांड में आ रहा है, पाम ऑयल की प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते ना, 2 दिन में प्रोडक्शन कैसे कर देंगे। तो किसी भी चीज़ की डिमांड एकदम से बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो उस वजह से जो बीच का गैप होता है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन को दिखाता है। अब ऐसे ही मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, मैं चीज़ों की डिमांड कर सकता हूँ, मैं 100 रुपये में भी चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं 120 में भी खरीद सकता हूँ, तो मैं खरीदूँगा। तो इनिशियली क्या होगा, जो मिडिल ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके ऊपर पैसे के ऊपर लोड पड़ता है, सेविंग्स के ऊपर लोड पड़ता है, जिस वजह से सेविंग कम होती है। तो इन्फ्लेशन का बेसिकली यही रीज़न होता है कि भी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो गई है एकदम से। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, उसके रीजंस की एक बार दोबारा देख ले कि भी इंटरनेशनली रीजंस क्या होते हैं, डोमेस्टिकली रीजंस क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो डॉलर की डिमांड एक तो कम हो गई, ये ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए, ठीक है, वेजेस बढ़ गए, तो इनिशियली कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आने लग गई, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, ठीक है। टैक्स कम हो रहा है, टैक्स की स्लैब कम कर रही है जिस वजह से पैसा ज़्यादा है, सब्सिडी दे रही है सरकार, ठीक है। बेफालतू के पैसे बांटना, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी भी होती है और डिमांड भी बढ़ जाती है चीज़ों की, जिसको कर्ब नहीं कर सकते, काफ़ी इनिशियली पीरियड टाइम लगता है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। तो गवर्नमेंट किसको बोलती है, आरबीआई को, कि भी आप प्लीज़ हमारी हेल्प करो, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जैसे आरबीआई ने अभी मेजर्स लिए हैं तो इन्फ्लेशन को वहाँ से कर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी डिस्कशन यहीं तक रहेगी कि भी इन्फ्लेशन होता क्या है, और मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भी इकोनॉमिक्स हमने पढ़ना क्या क्या है। इकोनॉमिक्स में हमने बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा, इन्फ्लेशन पढ़ना है, स्टॉक मार्केट पढ़ना है, सेबी की रेगुलेशंस पढ़नी है कि क्या होती है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ने हैं कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कई बार। और हमारा बैंकिंग रेगुलेशंस, इंटरनेशनली बैंकिंग का इफ़ेक्ट कि भी इंटरनेशनली क्या इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। तो पेपर आसान नहीं आता इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो फैक्ट आराम से निकल जाएंगे उसके अंदर से। तो उसके बाद हम थोड़ा सा माइक्रो के ऊपर जाएंगे कि माइक्रो में हम डिमांड और सप्लाई को पढ़ेंगे कि भी डिमांड की मूवमेंट और सप्लाई कर्व की मूवमेंट कैसी होती है, वो भी हम देखेंगे कि भी डिमांड का बेसिकली डिमांड और सप्लाई के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह, और डिमांड के प्रिंसिपल्स कि भी प्रिंसिपल और डिमांड क्या होता है। पेपर में नहीं भी आएगा तो भी आपको पता होगा कि भी हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, किस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यूपीएससी प्री के अंदर 15 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं, अच्छा खासा वेटेज होता है इकोनॉमिक्स का। एसएससी के अंदर भी मेरे जो सीजीएल का एग्ज़ाम था उसके अंदर इकोनॉमिक्स के सेबी से रिलेटेड और बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। पेपर आसान नहीं आता एसएससी वालों का, हरियाणा गवर्नमेंट में भी पूछ लेते हैं, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे इस बार। और हमारा फाइनेंशियल सर्वे आया जो इकोनॉमिक सर्वे, उसके अंदर हमारा 6% जीडीपी का ग्रोथ उन्होंने कम से कम 6% का बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा 6.8 का, मिडल में लेके चलेंगे तो 6.5 का उन्होंने ग्रोथ प्रिडिक्ट करा है इस बार। 6.5 का ग्रोथ हमारा प्रिडिक्शन है कि भी इस बार रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है ऐसा। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं
बजट में डायरेक्ट क्वेश्चन डालेंगे कि भी सबसे ज़्यादा खर्चा किस एरिया में करा गया है, तो बजट का एक सेपरेट चैप्टर बन जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर बन जाएगा जिसमें से फैक्ट्स, उसमें फैक्ट ही करने हैं। अगर आपको कंसेप्चुअली क्लियरिटी होगी तो आप फैक्ट आराम से पढ़ सकते हैं। तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। डिफेंस के ऊपर खर्चा ज़्यादा हुआ है इस बार, और इंटरनेशनली काफ़ी इशू चल रहा है LOC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ। तो बजट पे काफ़ी खर्चा हुआ है इस बार डिफेंस के खासकर, ठीक है। एजुकेशन पे कोई खास रिलेटेड खर्चा नहीं है। डिफेंस और हेल्थ के ऊपर काफ़ी खर्चा हुआ है, अपना 50% बजट में नहीं कोई मिला है। और इकोनॉमिक सर्वे हम देखेंगे कि भी होता क्या है। उससे उन चीज़ों को देखने से पहले, न्यूज़ पढ़ने से पहले आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूज़ से इंटररिलेट कर पाओगे चीज़ों को। तो इन्फ्लेशन पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है। कल से इन्फ्लेशन, बैंकिंग रेगुलेशंस, ठीक है, डिमांड सप्लाई और सेबी, लास्ट में कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट्स, मतलब बेसिक मोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। सो स्टे ट्यून्ड।